जो है ना स्टार्ट करते हैं यूनियन लिटरल्स। यूनियन लिटरल्स कोई इतनी जो है ना वो मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके अंदर सिर्फ ये होता है कि आपने मतलब एक ही वेरिएबल जो आप असाइन, जिस तरह पहले हमने देखा था वेरिएबल हम जो असाइन करते हैं उसके अंदर हम एक वेरिएबल को असाइन करते हुए उसको एक प्रिमिटिव टाइप देने के बजाय हम एक से ज्यादा टाइप्स जो है ना असाइन कर देते हैं। और का ऑपरेटर एक बीच में डाल देते हैं। जिस तरह अब अगर हम ये देखें कि ये जो है ना इसको एक वेरिएबल बनाया है और उसको हमने बता दिया है कि ये स्ट्रिंग होगी या फिर नल होगा। तो इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके लिए जो है ना हम एक फोल्डर बना लेते हैं, सेशन 4। क्विकली इसके अंदर हम प्रोजेक्ट सेटअप कर लेते हैं। तो ये सेशन 4 आ गया। यहाँ पे जो है ना हम पहले TSC डैश डैश init और npm init डैश y ये कर लेते हैं। इतनी देर TS config को हम जो है ना वो इसकी जो है ना सेटिंग कर लेते हैं। TS config हो गया, पैकेज जेसन। ये हमारे जो है ना बेसिक सारे स्टेप्स हो गए। हमने प्रोजेक्ट भी इनिशलाइज कर लिया और इसके अंदर TS config को भी हमने जो है ना चेंज कर लिया और पैकेज डॉट जेसन को भी हमने जो है ना जो हमारी सेटिंग है उसके मुताबिक कर लिए। नोड की टाइप्स भी हमने इंस्टॉल कर ली हैं। अब यहाँ पे index.ts जो है ना वो फाइल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो यूनियन लिटरल्स की जो है ना बात हो रही थी इसके अंदर। तो कोई भी हम वेरिएबल बनाते हैं, से हम माय नेम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसकी टाइप हम डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग। ये हमारा नॉर्मल तरीका था जिसके अंदर वेरिएबल हम किया करते थे। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आनी है तो मतलब स्ट्रिंग भी आ सकती है और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि कोई वैल्यू ना इसको पास हो। तो उस सूरत में हम नल भी जो है ना वो करना चाहेंगे। ये हम इस तरीके से जो है ना इसको नल की वैल्यू भी दे सकते हैं। तो ये इस चीज़ को जो है ना वो यूनियन लिटरल्स कहते हैं कि ये हमने यूनियन कर दी है दो टाइप्स की एक टाइप के अंदर। ठीक है। और इसकी प्रैक्टिकल जो है ना वो यूजेस भी हैं। मसलन आप ये जो है ना वो जानते हैं कि जब आप वेरिएबल पास कर रहे होंगे तो किसी न किसी जगह पे इसकी वैल्यू जो होगी वो कुछ भी हो सकती है। जो भी यूज़र होगा वो अपनी जो है ना वैल्यू देगा। ठीक है, तो वो हम इसके अंदर स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर आगे जाके जो है ना वो कोई हमें वैल्यू नहीं रिसीव होती तो ये नल भी हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों सूरतों में इसने हमें कोई एरर नहीं दी। ठीक है। तो ये अगर हम इसको कोई और अगर वेरिएबल जो है ना वो देने की कोशिश करें, मतलब इन दो टाइप्स के अलावा स्ट्रिंग और नल के अलावा, तो उस सूरत में ये हमें देगा। फर्ज करेंगे हम कोई भी देते हैं, नंबर देने की कोशिश करते हैं तो ये एरर देता है। तो ये हमारी जो है ना मतलब यूनियन लिटरल्स थे। इनकी प्रैक्टिकल यूजेज अगर हम देखें तो एक एग्जांपल जो है ना वो हमारी टाइपस्क्रिप्ट की जो गेटअप की रिपो है उसके अंदर जो है ना वो दी हुई है। इसको हम कमेंट कर देते हैं।
ठीक है। तो वो उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल जो दी है वो एज के हवाले से जो है ना वो दी है कि फर्ज करें कि हम एक एज का वेरिएबल जो है ना बना लेते हैं। तो एज जो है ना या नंबर होगी या क्या हो सकता है, Sorry. या ये स्ट्रिंग हो सकती है। स्ट्रिंग किस तरह, स्ट्रिंग ये हो सकती है कि मतलब हमने जो ड्रॉप डाउन फर्ज करें दिया हुआ है एज का, और उसके अंदर हमने एज लिखी हुई है, जैसे हमने 1 से लेके 60 तक उस ड्रॉप डाउन में लिखी हुई है, तो एक उसके अंदर जो है ना वो हमने लिखा हुआ है कि आई डू नॉट वांट टू टेल। ठीक है। तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है और बाकी सारे हमारे नंबर्स हैं। तो ये इस तरह का सिनेरियो जब हमने हैंडल करना है तो उस सूरत में जो है ना वो हम ये यूनियन लिटरल्स का यूज करेंगे। और नंबर इज सॉरी माई एज इज इक्वल टू नंबर, मतलब 43 में करता हूँ। ये भी जो है ना वो ठीक है। और अगर मैं इसका कोई और जो है ना स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो उस सूरत में भी ये हमें एरर नहीं देगा। तो ये इसकी थी एक एग्जांपल। इसकी जो है ना यूटिलिटी जो है ना वो जो है, जब ये जो भी इसके अंदर वेरिएबल होगा उसका मेथड जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना अप्लाई होगा। मसलन ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के मेथड्स जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई जो है ना वो होंगे। और जो अगर ये नंबर है तो इसके नंबर के मेथड्स जो है ना वो इसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो ये इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। आगे इसके ऊपर अगर हम देखें तो कंसोल लॉग जो है ना, टू स्ट्रिंग अगर हम ये करें, ये भी जो है ना होना चाहिए। और एक हम जो है ना कर लेते हैं, सॉरी, जी, ये दोनों मेथड अब हम ट्राई करते हैं, इनमें से क्या हमें आना चाहिए इसके अंदर कंसोल में। ये दो कमांड्स जो होती हैं उनको हम एक लाइन में भी कर सकते हैं। एंड करेंगे तो पहले TSC की कमांड रन होगी और उसके बाद नोड इंडेक्स की जो है ना वो कमांड रन होगी उसके कंप्लीट होने के बाद। तो वो चलिए, ये नहीं कर रहे थे, इस वर्जन में कह रहा है कि जी ये नहीं चलती, हम अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों सूरतों में अब उसने टू स्ट्रिंग जो है ना वो कर दी है, जो ऑलरेडी वो स्ट्रिंग ही थी तो उसकी वजह से उसने एरर नहीं दिया है। लेकिन कुछ केसेस होंगे कि जो है ना जिसके अंदर जो है ना हम ये क्लियर नहीं होंगे कि ये इस वक्त जो है ना इसकी वैल्यू क्या है। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन है, ये कोई भी जो है ना वो नंबर जो है ना वो जनरेट कर देगा। इसको हम चेक करते हैं कि ये अगर 0.6 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एक आपने वो शायद ये सिंटेक्स पहले ना देखा हो, मुझे आइडिया नहीं है कि जो है ना वो आपका क्या है। एक हम इफ एल्स की जो है ना वो स्टेटमेंट यूज करते होते हैं ना, इफ, और फिर उसके बाद इसके अंदर हम जो है ना कंडीशन देते हैं और फिर एल्स लिख के जो है ना इसके अंदर एक कंडीशन स्टेटमेंट जो है ना वो दे देते हैं। तो ये काफी लंबा सारा सिंटेक्स बनता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ना इस सिंटेक्स को थोड़ा सा सिंपल कर दिया गया। मसलन ये अगर हमारी कंडीशन थी, ठीक है, जो यहां पे आनी थी,
मैं अगर बल्कि करके ही आपको दिखा देता हूँ। इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना लिख देता हूँ न्यू एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग करते हैं तो जॉब, ठीक है, और एल्स जो है ना हम न्यू एज इक्वल 60 करते हैं, या ये लेस को इसको लेस कर दो, फिर ये जो है ना वो लेस। अच्छा, ये अब एरर दे रहा है, हम एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो इसको डिक्लेयर करने वाला काम है ना, ये हम इससे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये अब 5 लाइनों के ऊपर इसका सिंटेक्स आया है, ठीक है, 5 लाइनों के ऊपर। इसी को हम शॉर्ट जो है ना वो एक फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये कंडीशन हमने लिखी, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क डाला, और उसके बाद जो है ना पहला जो इफ की स्टेटमेंट वाला था रिजल्ट, वो यहाँ पे हम लिख दें, और उसके बाद हम कोलन डालें और 60 लिख दें, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सेम जो है ना वो काम कर रही है, जो ये एक लाइन जो हमने ये ऊपर, ठीक है। तो ये हमने एक कंडीशन लगाई कि मैथ डॉट रैंडम जो है ना एक नंबर जो है ना जनरेट करेगा, और वो नंबर जनरेट करने के बाद जो है ना अगर वो रैंडम नंबर जो है ना वो 0.6 से कम ज्यादा होगा, सॉरी यहाँ पे हमने कम लिखा था, कम होगा तो याद ये रिटर्न करेगा, यानी कि स्ट्रिंग एक रिटर्न करेगा, यानी जो न्यू एज की वैल्यू है वो याद होगी, और अगर वो 0.6 से ज्यादा होगा तो वो 60 जो है ना वो रिटर्न करेगा। ये एक हमने कंडीशन बना दी। तो अब अगर हम इसके ऊपर जो है ना वो मेथड्स अप्लाई करें, तो उस सूरत में जो है ना वो जो हम इसकी कंडीशन लगा के जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि मतलब इफ की स्टेटमेंट हम लगाते हैं, इफ न्यू एज इज इक्वल टू जॉब, तो उस सूरत में क्या कोड रन होना चाहिए? टू अपर केस जो है ना वो हो जाना चाहिए, ये इसके अंदर कोई एरर नहीं होगी। इसको हम जो है ना वो इस तरीके से भी जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं कि आप हर दफा एग्जैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जो है ना वो स्ट्रिंग हो सकती है। तो न्यू टाइप ऑफ इसकी जो है ना वो चेक कर लें, टाइप ऑफ न्यू एज इज इक्वल टू स्ट्रिंग, तो उसमें भी स्ट्रिंग वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको जो है ना इस इफ स्टेटमेंट के बगैर अगर यही जो है ना वो हम रन करने की कोशिश करें, क्या होगा? ये देखें, अब ये जो है ना वो राजी नहीं है कि ये सेम देखें वही वाले उसी वेरिएबल के ऊपर उसी वैल्यू के ऊपर यहां पे ये जो है ना फंक्शन रन करने को सिस्टम राजी है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हमने इसको इफ स्टेटमेंट से बाहर जो है ना लिखा, तो अब ये नहीं रन कर रहा। क्यों? क्योंकि जो टू अपर केस वाला मेथड है, ये कह रहा है कि ये जो टाइप है जिसके अंदर स्ट्रिंग जो यूनियन लिटरल्स के अंदर जो है ना वो बनी है, या वो स्ट्रिंग होगी या नंबर होगा, ठीक है। ये भी हमने खुद नहीं बनाई, ये इसने इन्फर कर ली है। ये इस स्टेटमेंट के साथ इसने इन्फर कर लिया है कि या इसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो सकती है या इसकी वैल्यू नंबर हो सकती है। तो उसकी बेस के ऊपर अब ये बता रहा है कि ये जो मेथड है ये नहीं रन हो सकता, क्योंकि टू अपर केस की जो प्रॉपर्टी है या जो मेथड है वो नंबर की वजह से जो है ना वो उसके ऊपर रन नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि यहां पे हमने
ये दोनों कंडीशंस के अंदर हमने जो है ना वो इंश्योर कर दिया था कि न्यू एज की जो टाइप है वो स्ट्रिंग होगी, तो जो है ना ये तब ये कोड ब्लॉक रन होगा। तो उस सूरत में ये जो है ना इसने न्यू एज के ऊपर ये मेथड रन कर दी है। लेकिन जिस वक्त जो है ना हमने इसको ओपन एंडेड छोड़ा है, कोई इसको कंडीशन से चेक नहीं किया, तो उस सूरत में ये रन नहीं कर रहा। तो ये इसकी यूटिलिटी है कि जो है ना जिस वक्त आप जो है ना यूनियन लिटरल्स के थ्रू जो है ना वो कर रहे होते हैं कोई भी जो है ना कोड, तो वो उसके अंदर जो रेलिवेंट मेथड हैं वो जो है ना तभी आपको अवेलेबल होते हैं कि जब उसकी टाइप वो इंश्योर होती है कि जो जिस टाइप का वो मेथड है उसी टाइप का उसके ऊपर जो है ना वो उसकी जो वेरिएबल की टाइप है वो भी एग्जैक्टली वही है। यानी स्ट्रिंग का मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो वेरिएबल की टाइप भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। और वो मतलब आपने जिस तरह इन कोड ब्लॉक्स के अंदर इंश्योर कर ली कि ये भी टाइप स्ट्रिंग है या इसकी भी टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन जब आपने जो है ये चीज चेक किए बगैर आपने जो है ना स्ट्रिंग का मेथड इसके ऊपर रन करने की कोशिश की तो इसने एरर दे दी। ठीक है, तो होपफुली ये जो स्ट्रिंग लिटरल्स का जो एग्जांपल है ये जो है ना क्लियर हुई होगी कि स्ट्रिंग लिटरल्स कह रहा हूँ यूनियन लिटरल्स की, कि इसके अंदर हम एक वेरिएबल की टाइप डिफाइन करते हुए जो है ना हम दो या दो से ज्यादा प्रिमिटिव्स जो है ना उसको असाइन कर देते हैं कि उनमें से वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक और भी इसके अंदर जो है ना वो हो सकता है काम कि हम एक तो हमने टाइप जो है ना वो डिफाइन कर दी ना, एक हम इसकी जो है ना वो वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब या इसकी सजाद होगी या इसकी वैल्यू महमूद होगी। ठीक है। तो अब ये देखिए ये नल के ऊपर तो हमें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी पहले जो है ना जो वैल्यू थी नल की वो हमने अब जो है ना वो हटा दिया और उसकी जगह ये दो। अब इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग आ सकती है या सजाद या महमूद, ये दो वैल्यूज जो है ना ये इन दो में से कोई एक आ सकती है। फर्ज करो हम यहां पे नल कर देते हैं। ठीक है, यहां पे हमने नल कर दिया, अब ये वाली हमारी एरर जो है ना वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हम सज्जाद और महमूद के अलावा इसे कोई और वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। फर्ज करो मैं यहां पे जिया देने की कोशिश करूंगा, ये नहीं देगा। और बल्कि अगर आपने ये देखा तो इसने खुद ही ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो सिर्फ वही दिए हैं कि जो वहां पे हमें अवेलेबल हैं। इन दो के अलावा अब जो है ना कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो ये यूनियन लिटरल्स हैं कि इसके अंदर आप दो प्रिमिटिव टाइप्स जो है ना वो दे सकते हैं या दो से ज्यादा जो है ना वो दे सकते हैं, या जो है ना उनमें से एक प्रिमिटिव टाइप दे के और साथ जो है ना आप वैल्यूज फिक्स कर देते हैं कि ये जो है ना इसकी वैल्यू ये होगी। फर्ज करें मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 33 कर देता हूँ, तो अब इसकी जो वैल्यू होगी वो 10 और 33 के अलावा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये सिर्फ 10 और 33 जो है ना वो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, ये इसके अलावा कोई वैल्यू 55 अगर मैं करता हूँ तो उसके ऊपर ये एरर देगा। ये यूनियन लिटरल्स थे हमारे। दोबारा एक दफ़ा जो है ना इनकी एग्जांपल्स जो है ना हम देख लेते हैं, कोई अगर इसमें हमारी रह गई है। ये देखें, ये इन्होंने भी वही एग्जांपल दी है, एज या नंबर है या डाइड है या अननोन है। तो वो ये तीनों ये अफेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर इनके अलावा कोई जो है ना वो हम वैल्यू देंगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह लेट जिया, और इसकी टाइप इन्होंने जिया रखी है, तो ये जो है ना इसके अलावा अगर हम कोई जो है ना खान इसको वैल्यू देने की कोशिश करेंगे तो वो ये नहीं जो है ना वो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरह जो है ना ये आगे और बहुत सारी हैं कि जिस तरह आपने ये देखें ड्रॉ डाटा है तो इसको बुलियन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नल भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है। तो यहाँ पे चार प्रिमिटिव टाइप्स का इन्होंने, बल्कि पांच प्रिमिटिव टाइप्स का इन्होंने यूनियन लिटरल जो है ना वो दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने डाटा को कर दिया है रॉ डाटा जो के इक्वल होगा। तो अब जो है ना इनमें से कोई भी टाइप इसको असाइन हो सकती है। इसी तरह जो आईडी है वो नंबर है या स्ट्रिंग है, इस तरह भी आप कर सकते हैं, या आईडी है अनडिफाइंड और नल भी हो सकती है। अब ये देखिए ये अब इन्होंने डबल जो है ना वो काम किया है। कि मैं अगर थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूं,
टाइप के अंदर है इक्वल का जो है ना वो साइन आता है। तो ये हमने आईडी एक जो है ना टाइप बना ली, और इसको जो है ना नंबर और नल इन दोनों में से कोई भी ये वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है। अब एक जो है ना और हमने टाइप बनाई, इन्होंने, ठीक है, ये एक और हम टाइप बना रहे हैं, और इस टाइप के अंदर जो पिछली टाइप थी वो हमने जो है ना वो दे दी, और साथ जो है ना ऑप्शन हमने दे दी कि इसके अंदर अनडिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, पिछले में हमने नंबर और नल दो दिए थे। तो अब ये वाली जो होगी इसके अंदर जो है ना वो आगे जो है ना वो इसकी जो वैल्यू है वो आईडी भी, आईडी यानी कि नंबर और नल भी हो सकती है और अनडिफाइंड भी हो सकती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नंबर और नल जो है ना हमें पता चल रहा है, और अनडिफाइंड हमने इसमें जो है ना इसको दे दिए। तो होपफुली जो है ना ये यहाँ तक जो है ना क्लियर है। फर्ज करें अगर इसके अंदर हम, इसका नेम है एक, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये हम दे देते हैं, और एक एज जो है ना वो प्रॉपर्टी ये बना लेते हैं, और यहाँ पे इसको नंबर जो है ना वो कर देते हैं, और एक और प्रॉपर्टी जो है ना वो इसके अंदर बना लेते हैं जो उधर नहीं दी हुई, लेकिन हम जो है यहाँ पे बनाते हैं, और इसमें हम स्पेस देंगे। ठीक है। स्पेस जब भी समझ ले आ जाए किसी चीज में, तो उसका हल जो है वो ये जो कोटेशन मार्क्स होते हैं उसके बीच में रख के, तो वो स्पेस जो है ना सिस्टम जो है ना वो समझ लेता है। मेरे पास जो है ना दो तीन लोग आए हैं जो TSC की कमांड रन कर रहे थे, और उनकी नहीं रन हो रही थी, और जब मैंने देखा तो उन्होंने जो फाइल का नाम लिखा हुआ था उसके अंदर स्पेस थी। तो उनको फिर मैंने यही बताया कि जी आप नाम रखते हुए जो है ना वो उसके बीच में स्पेस ना दें, ये एक जनरल रूल जो है ना वो ठीक है। वैसे अगर जो है ना कभी इस तरह की सिचुएशन हो, मजबूरी में आपको नाम ऐसा रखना पड़ गया जिसमें स्पेस है, तो आपने कमांड रन करनी है TSC की, तो उसके आगे स्पेस दे के, या नोड इंडेक्स की आपने कमांड है और आपने नाम में इसका जो है ना कुछ भी रख लिया है, फर्ज करें आपने वेरिएबल प्रैक्टिस के नाम से आपने रख दिया है, या ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस के नाम से आपने रख दिया, ऑब्जेक्ट स्पेस प्रैक्टिस। तो अब नोड इंडेक्स और नोड ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, वो सिर्फ नोड ऑब्जेक्ट तक पढ़ेगा और प्रैक्टिस नहीं जो है ना वो कर सकेगा। तो वो उसको हल करने के लिए आप उसे अगर कोटेशन मार्क्स में कर देंगे तो वो जो है ना इशू वहां पे भी रिजॉल्व हो जाता है। तो ये इसी तरह एक प्रॉपर्टी फुल नेम के साथ से हमने बनाई है, जिसके अंदर एक स्पेस हमने जो है ना वो दी है। अब क्योंकि स्पेस अगर हम वैसे दे देंगे तो ये दो प्रॉपर्टियां उनको समझने की कोशिश करेगा, और इसको ये नहीं समझ आएगी कि ये जो है ना क्या है। लेकिन इसके इर्द गिर्द जब हम यहाँ पे कोटेशन मार्क डाल देंगे तो अब ये इसको समझ आ रही है कि ये क्या है। ठीक है। इसके ये एग्जांपल के लिए जरूरी थी कि फर्ज करें अब हमने पर्सन जो हमारी ऑब्जेक्ट है इसकी कोई भी प्रॉपर्टीज हमने एक्सेस करनी है, तो वो एक्सेस करने के हमारे पास जो है ना दो तरीके हैं, एक डॉट नोटेशन से और एक स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पर्सन डॉट नेम ये करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। और पर्सन डॉट एज, एज भी आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमारी आईडी है यानी BS कोड है, ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होती है कि ये इसको पहले से ही जो है ना चीजों की समझ है कि ये क्या। अब ये इसे पता है कि इसके ऊपर ये तीन जो है ना मेथड्स हैं, जो इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो ये इसने खुद इसकी एग्जांपल दे दी है। लेकिन अब अगर आप देखें कि जब मैं इसे एज किया था तो इसने डॉट नोटेशन में लिखा था, लेकिन जब मैं फुल नेम करूंगा तो इसने स्क्वायर नोटेशन में, इसे पता है कि ये डॉट नोटेशन के साथ फुल नेम जो है ना वो नहीं आ सकता। ठीक है। फुल नेम के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट की नोटेशन जो है ना वो यूज करनी पड़ेगी। ये जो फंक्शन था, ये जो समझाने का जो मेरा मकसद था कि ये जो हमने फुल नेम के अंदर प्रॉपर्टी जो है ना वो लिखी थी, तो उसको, उसका मकसद ये था कि ये मैं आपको बता सकूं कि इसको एक्सेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन नहीं यूज कर सकते, जबकि इसकी जगह हम स्क्वायर नोटेशन जो है ना यूज कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जो बात की है जो यूनियन लिटरल्स के बाद है, वो सारी जो है ना उसके अंदर जो मैंने चीज बताई है वो सिर्फ और सिर्फ के ऑब्जेक्ट की क्या होती है, इसकी जो है ना नोटेशन क्या होती है, सिंटेक्स इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज किस तरह साइन होती हैं, प्रॉपर्टी की
जो नेमिंग कन्वेंशन है वो क्या है, और किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस किस तरह करते हैं। एक्सेस के दो मेथड्स, अगर जिसे मेरी इतनी बात समझ में आ गई है तो वो समझ ले कि जो एटलीस्ट हमारे कोर्स में ऑब्जेक्ट के मतलब जितनी चीजें हैं वो इस स्टेप तक वो जो है ना उसे क्लियर है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम इससे आगे जो है ना वो चलें और ऑब्जेक्ट एरियस को जो है ना वो हम थोड़ा सा ये जो ऑब्जेक्ट एलिसिंग हम जो है ना अब स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे आपको बता दूं। तो ये जो है ना एनोनिमस इसको कहते हैं, जिस तरह कि ये हमने जो है ना वो टाइप की ना, ये एनोनिमस है कि यहाँ पे भी अगर हम इसको जो है ना डिफाइन कर दें तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम इक्वल स्ट्रिंग एज नंबर। ये देखते हैं ये चलती है या नहीं। ठीक है, और ये भी हम स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है ना तरीका एक ऑब्जेक्ट को उसकी टाइप देने का तरीका, ये एनोनिमस जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, एनोनिमस इसलिए कि ये जिस तरह आपने लास्ट लेक्चर में एनोनिमस फंक्शन भी पढ़ा था कि ये सिर्फ यहीं पे कंज्यूम हो रही है और इसके बाद डिस्ट्रॉय हो रही है, इसके बाद हम किसी जगह पे भी ये चीज यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अगर हम इसको कोई जो जितना ये कोड मैंने हाईलाइट किया है इसको अगर हम कोई नाम दे लेते तो हम उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे इसको कोई जो है ना वो नाम नहीं दिया और डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को जो है ना वो असाइन कर दिया, तो अब इसको जो है ना हम अगेन एंड अगेन जो है ना वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको ये मेथड जो है एक ऑब्जेक्ट को टाइप देने का ये मेथड अनोनिमस मेथड जो है ना वो कहलाता है। ठीक है, बाकी जो टाइप है उसको एलिसिंग हम कहते हैं, और एलिसिंग हम दो तरीके से करते हैं, वो आपको अच्छे तरीके से अब तक पता लग गया, और मेरा ख्याल है वो सबसे पहले जो चीज़ टाइप स्क्रिप्ट में पता लगती है बंदे को वो यही होती है। एक जो है ना वो हम थ्रू टाइपिंग जो है ना वो कर रहे होते हैं, और दूसरी हम थ्रू इंटरफेस जो है ना वो कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों में सिर्फ जो डिफरेंस है जो उनके सिंटेक्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे टाइप आप जो भी जो है ना वो करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ ना, ये एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी का ना, अब मैंने इसे सेलेक्ट करके ये डी 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 ये चार दफा प्रेस किया तो ये चार मेरे कर्सर बन गए, और यहाँ पे जो है ना अब ये चारों पर्सन सेलेक्ट है, मैं जो भी चेंज करूंगा इन चारों में हो जाएगी। तो ठीक है, ये मैंने कर दिया, एक सजाद नाम का कर दिया, और यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ टाइप पर्सन, ये मैंने इसलिए चेंज किया था जी, ये अभी भी दो आ रहे हैं, स्केप करेंगे तो वो दोबारा एक हो जाएगा। टाइप पर्सन, और सॉरी इसके सिंटेक्स में इक्वल आता है, और वहां पे फिर आगे ऑब्जेक्ट की नोटेशन के अंदर हम नेम स्ट्रिंग एज नंबर। ठीक है, ये एक मेथड है। अब हमने ये टाइप बना ली है, ये अब एनोनिमस नहीं रही, ये एक पक्की बन गई है, मेमोरी में रहेगी, और जब भी आपने कोई ऑब्जेक्ट बनानी है उसको आप ये टाइप असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सेम इसी को करने का जो है ना जो मेथड है, इंटरफेस पर्सन टू कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे अब इक्वल नहीं आएगा, सिंटेक्स में ये डिफरेंस है, इसके अलावा बाकी और फंक्शन में और इनके जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिंटेक्स में इनका ये डिफरेंस है कि एक में इक्वल आता है और एक में नहीं आता। ठीक है, ये एलिसिंग होगी कि हमने जो टाइप थी जो ऑब्जेक्ट थी उसकी जो है ना जब हमने टाइप डिफाइन किया है तो उसका टाइप एलियस हमने डिफाइन कर दिया है, वो हमने थ्रू टाइप किया है या इंटरफेस जो है ना किया है या फिर उसे एनोनिमस रहने दिया है। ये तीन मेथड्स हमने जो है ना वो सीख लिए। एक एनोनिमस, एनोनिमस में री यूज नहीं होती जो है ना वो टाइप, लेकिन आप हर वेरिएबल के आगे उसकी टाइप
डिफाइन करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो डिफाइन करते हैं। लेकिन जो टाइप की एलिसिंग होती है उसके अंदर आप टाइप के थ्रू या इंटरफेस के थ्रू आप जो है उसकी शेप जो है ना वो एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं, और फिर आगे जितनी दफ़ा कोई भी उस टाइप की जो है ना वो चीज़ आती है उसको आप उसको जो है ना वो जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड टाइप है या इंटरफेस है वो उसको साइन करते हैं, या उसको बता देते हैं कि इसकी टाइप ये है, और फिर उसको वैल्यूज जो है ना वो साइन करते हैं। तो ये थी हमारी टाइप एलिसिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चरल टाइपिंग। ये थोड़ा सा जो है ना लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हुए थे स्ट्रक्चरल टाइपिंग के ऊपर, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई जो है ना वो बात थी नहीं। मसलन अगर हम यहाँ पे दो इंटरफेस डिफाइन करें, और अब एक इंटरफेस हमने बनाया बॉल का, और इसके अंदर एक प्रॉपर्टी रखी हमने नंबर, डायमीटर रखी और जो टाइप नंबर है, और दूसरा हमने बनाया स्फीयर। ठीक है, और इसकी भी प्रॉपर्टी सेम हमने रखी, डायमीटर और वो नंबर है। ठीक है, अब ये दो अलग अलग इंटरफेस हैं, लेकिन इनमें जब भी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो नाम के ऊपर नहीं जाती, वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर जाती है कि इसकी तो ये इंटरफेस है, दो इंटरफेस हमने बनाए हैं, एक बॉल के नाम से और एक स्फीयर के नाम से, और उन दोनों में एक ही हमने प्रॉपर्टी डाली है डायमीटर। अब मैं बता ये रहा था कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो नाम के ऊपर नहीं जाता। मतलब आपने यहाँ पे एक जो है ना वो वेरिएबल बनाया बास्केटबॉल, ठीक है, और इसकी टाइप आपने डिफाइन कर दी बॉल, ठीक है, और इसकी वैल्यू भी आपने दे दी, इसका जो डायामीटर था वो 10 जो है ना वो दे दिया। ठीक है, तो अब ये देखें कि इस बास्केटबॉल को हमने जो है ना वो जो प्रॉपर्टी जो टाइप दी है वो बॉल दी है। एक और हम बॉल बनाते हैं, टेनिस बॉल, ठीक है, तो टेनिस बॉल जो है ना बना ली, और इसको जो है ना हम जो इंटरफेस या जो इसको टाइप दे रहे हैं वो स्फीयर दे रहे हैं, और जाहिर है इसे भी जो है ना प्रॉपर्टी जो हम देंगे वो ये देंगे, ये 15 है। ठीक है, अब ये दोनों की टाइप हमने जो दी है वो डिफरेंट दी है। ठीक है, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इसको जो है ना वो डिफरेंट नहीं समझता। ठीक है, टाइप टाइप स्क्रिप्ट के लिए ये नहीं है। मसलन मैं अगर ये कर दूं बास्केटबॉल इज इक्वल टू टेनिस बॉल, तो इसने कोई कंप्लेंट नहीं की। हालांकि बास्केटबॉल की टाइप बॉल है और टेनिस बॉल की जो टाइप है वो स्फीयर है, लेकिन चूंकि इन दोनों टाइप्स की शेप एग्जैक्टली सेम है तो इस वजह से इसने कोई कंप्लेंट नहीं दी। अब बास्केटबॉल इज इक्वल टू टेनिस बॉल कर दिया, तो अब जो बास्केटबॉल का डायमीटर वो कितना हमारे पास आ गया, 15। ठीक है, जो हमने पहले 10 किया था। ठीक है, वो जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी तो इसके बाद ये जो है ना वैल्यू इसकी चेंज होगी और इसका डायमीटर वो 15 आ गया। ठीक है, ये आप चेक भी कर लें कहीं मैं जज्बात में आपको कोई गलत बात ना बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 15 आ रहा है, हालांकि हमने जो बास्केटबॉल को यहाँ पे असाइन किया था वो 10 किया था, लेकिन चूंकि हमने बास्केटबॉल को टेनिस बॉल के इक्वल कर दिया तो अब इसने टेनिस बॉल वाली प्रॉपर्टीज ले ली। ठीक है, और टाइप स्क्रिप्ट ने हमने कोई कंप्लेंट नहीं की, हालांकि उसे पता था कि बास्केटबॉल की टाइप हमने बॉल की हुई है और टेनिस बॉल की टाइप हमने स्फीयर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद उसने कोई कंप्लेंट नहीं की, इसलिए कि टाइप स्क्रिप्ट सिर्फ शेप देखता है, और शेप अगर जो है ना वो उनकी सेटिस्फाई हो रही है तो वो उसके जो है ना वो अलाउ करता है कि एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो एक थोड़ा सा और जो है ना वो
समझ लें कि वेरिएशन है। फर्ज करें हम एक और जो है ना इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, और इसमें डायमीटर भी है, जो नंबर है, और कलर भी है, जो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अभी हम पहले बात कर रहे थे ना कि जो टाइप है या टाइप स्क्रिप्ट है वो सिर्फ शेप देखता है, तो वो शेप के अंदर भी जो चीज देखता है वो उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू होगी उसकी प्रॉपर्टीज राइट हैंड वाली सारी चीज के अंदर मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है ना अगर हम कोई एक वेरिएबल बना लें, लेट्स सी, ये भी क्यों एरर दे रहा है, डायमीटर के ऊपर क्यों एरर आ रही है? चलो अगर ये कर भी दें, ये जो कि अभी हमने इसकी जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो हमने नहीं लिखी, ठीक है। ये इसलिए एरर दे रहा था क्रिकेट बॉल के ऊपर, पहले तो वो इस वजह से दे रहा था कि यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया था, वो लगाया तो जो है ना उसके बाद सिर्फ क्रिकेट बॉल के ऊपर दे रहा था, क्योंकि जो कलर की प्रॉपर्टी है वो रिक्वायर्ड है। अगर इसको ऑप्शनल हमने करना होता तो यहाँ पे हम ये करते, तो उसके बाद हम बेशक जो है ना इसको कमेंट कर दें तो हमें एरर नहीं आएगी, लेकिन जब हमने ये रिक्वायर्ड रखी है, यानी ये हमने ऑप्शनल नहीं दिया, तो अब ये कंप्लेंट कर रहा है कि ये जो क्रिकेट बॉल है इसकी एक प्रॉपर्टी जो है ना वो मिसिंग है, और वो हम जिस वक्त देंगे तो तब इसकी जो है ना वो होगी वो। अच्छा, अब अगर आप देखें, हम क्या कर सकते हैं कि टेनिस बॉल इज इक्वल टू क्रिकेट बॉल कर सकते हैं, टेनिस बॉल इज इक्वल टू क्रिकेट बॉल, ठीक है, सॉरी, ये हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू टेनिस बॉल ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि लेफ्ट साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज अगर राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हैं, तमाम प्रॉपर्टीज राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट में मौजूद हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट एरर नहीं देगा, ठीक है। यहां पे ये बात सच होती है क्योंकि टेनिस बॉल में एक ही प्रॉपर्टी है डायमीटर नाम की, और वो चीज क्रिकेट बॉल के अंदर मौजूद है। लेकिन क्रिकेट बॉल के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक जो है ना डायमीटर और कलर, और जो राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, इस वजह से यहां पे हमें एरर आएगी, ठीक है। ठीक है, स्टेटमेंट आपने सिर्फ ये याद रखनी है कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी तमाम प्रॉपर्टीज राइट साइड वाली ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, अदरवाइज जो है ना टाइप स्क्रिप्ट जो है ना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। अब यहां पे इन्होंने जो एग्जांपल दी है, लेट, दोबारा एक दफा देख लेते हैं, माई टाइप इज इक्वल टू नेम सज्जाद आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज 1, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हमने बना ली, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने वैल्यू, कोई नई वैल्यू अब देनी है, ठीक है, तो हम दे सकते हैं, और उसके अंदर हम थोड़ी बहुत जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं, मसलन आईडी अगर हम पहले लिखते हैं और नेम बाद में लिखते हैं, ठीक है, तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इन आईडीज के जो प्रॉपर्टीज है इनके नाम हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये अलाउ करेगा कि नहीं करेगा?
ठीक है, ID 3 कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फुल नेम। सर ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ऊपर नेम है। हाँ जी, ऊपर जो प्रॉपर्टी है अब उसने एक शेप उसकी बना ली है, तरतीब वो चेंज करने की जो है ना हमें देता है, क्योंकि उसके आईडी के नाम से वो चीज़ों को पहचानता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऊपर हो या नीचे हो। जब भी हम माई टाइप डॉट आई डी करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, माई टाइप डॉट नेम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब हम इसकी टाइप जो है ना वो इस तरह चेंज कर देंगे, मुकम्मल उसकी प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर देंगे, तो उसको ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, अगर हमने ये काम बिलफर्ज करना है, हमारे पास जो है ना कोई एक पक्का जो है ना वो नहीं है, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम जो है ना वो एक काम कर सकते हैं कि इंटरफेस माई न्यू टाइप हम कर दें और इसके अंदर हम आईडी तो नंबर हम कर दें। ठीक है, लेकिन जो अगली प्रॉपर्टी है इसको हम क्या कर दें, ब्रैकेट के अंदर एक्स जो है ना कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई ये फिक्स नहीं है कि आपने एक्स ही लिखना है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स कोलन स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे हम करके एनी अगर कर देते हैं, तो अब हम जो है ना वो आईडी के अलावा जो भी प्रॉपर्टी होगी वो हम कर सकते हैं, उसको साइन कर सकते हैं। मसलन अगर ये वाली चीज मैं यहाँ पे ले जाता हूँ और माई टाइप को मैं दे देता हूँ माई न्यू टाइप, ठीक है, तो अब देखेंगे वो एरर जो है वो खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने आईडी के अलावा जो है ना उसको अलाउ कर दी है कि आप जो है ना किसी नाम की भी आगे एक प्रॉपर्टी और जो है ना वो उसकी आगे जो है ना वो टाइप ले सकते हैं, और टाइप जो है ना वो एनी होगी, तो आप उसके अंदर कुछ भी जो है ना वो ले लें। तो अब जो है ना जो हमने स्ट्रिंग रखी थी ये नेम और फुल नेम, ये इस चीज के अंदर आ जाती है और ये जो है ना सेटिस्फाई हो जाती है। कोई भी स्ट्रिंग जो है ना यहाँ पे आ सकती है। ठीक है जी, ये हमने जो है ना वो देख लिया कि इसके स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किस तरह डिफाइन हो सकता है। एक तो हमने पहले रिजिड स्ट्रक्चर जो है ना वो पहले बनाए, फिर जो है ना दो ऑब्जेक्ट्स जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर था उनकी वैल्यूज हमने असाइन करके देखी कि जो है ना वो कौन सी चीज हमने किस साइड पे रखनी है, या कौन सी चीज की वैल्यू किस दूसरी चीज को किस तरह असाइन हो सकती है ऑब्जेक्ट की। तो इसी तरह हमने अब ये देख लिया कि अगर हमें जो है ना वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का अगर नाम चेंज होगा तो उस सूरत में जो है ना हम उसकी टाइप या इंटरफेस जो है ना वो किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका एक और वो रह गया कॉन्सेप्ट जो है ना ये स्टेल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, स्टेल ऑब्जेक्ट में अगर यहीं पे जो है ना वो आपको बताऊं, ये देखें हमारे पास ये माई टाइप जो है ना वो हर मर्तबा हमने इसको फ्रेश एक वैल्यू दी है। यहां पे भी इसको जो है ना हम फ्रेश वैल्यू दी है, यहाँ पे भी हमने इसको नई वैल्यू जो है ना वो लिख के दी है, यहाँ पे भी दी है। तो ये तीनों जगह पे इसको जो वैल्यू मिली है वो फ्रेश है। ठीक है, लेकिन आगे अगर यही वाली वैल्यू हम यूज करेंगे तो ये फ्रेश नहीं होगी, ये स्टेल होगी। ठीक है, किस तरह ये मैं क्या कह रहा हूं, लेट माई टाइप 2 कर देते इज इक्वल टू माई टाइप। ठीक है, अब माई माई टाइप की वैल्यू यहां पे ये फ्रेश ही है, लेकिन इस वाले माई टाइप 2 को हमने जो वैल्यू दी है वो फ्रेश नहीं दी, वो एक स्टेल वैल्यू हमने दी है। ठीक है, बासी एक वैल्यू दी है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये यहां पे हमने दे दी थी। ठीक है, ये स्टेल का जो है ना वो है, और इसका भी एक यूज केस है। वो यूज केस इस तरह है कि जो है ना कई जगह पे जाके ना अगर ये मैंने डिफाइन ना किया हुआ हो,
ये मैंने डिफाइन ना किया हुआ, और यहाँ पे जारी बात है ये नहीं हो सकेगा, ये भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक्स्ट्रा जो है ना वो वैल्यू देने की कोशिश करूंगा तो ये करेगा एक्सेप्ट या नहीं करेगा? हम्म, नहीं कर रहा ना? ये सर। अच्छा, लेकिन अभी हम कराते हैं। अब फर्ज करें कि हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 3 जो है ना, या 3 हम इसको जो है ना वो दे देते हैं। अब तो इसे कोई इतराज नहीं है, ये नया हमने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ये वैल्यू देंगे, ठीक है, तो ये स्ट्रेल होगी जैसे हमने नीचे वाले एग्जांपल में देखा, ठीक है। तो हम एक ट्राई करते हैं, माई टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू माई टाइप 3। ये देखेंगे, अब इसने ये वो वैल्यू ले ली, यहां पे नहीं ले रहा था, डायरेक्ट हमने इसके अंदर जो है ना ये वैल्यू डालने की कोशिश की, यहां पे माई टाइप के वेरिएबल के अंदर, तो इसने नहीं ली। लेकिन जब ये चीज स्टेल हो गई, जब ये जो है ना हमने एक वेरिएबल में बना के उसको तो फ्रेश वैल्यू दी, लेकिन ऊपर वाले वेरिएबल को अब हमने जो है ये वाली वेरिएबल, ये वाली वैल्यू हमने दी, तो यहां पे इसने एक्सेप्ट कर ली, यहां पे इसने कोई एरर नहीं थ्रो की, ठीक है। तो ये इसका यूज केस है कि अगर आप जो है ना फ्रेश ऑब्जेक्ट जो है ना वो फ्रेश वैल्यूज उसको देते हैं, तो उस वक्त आप कोई नई प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप कोई स्टेल वैल्यू उसको देते हैं, तो वहां पे अगर उसकी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो अगर उस पहली से ज्यादा भी हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक्सेस प्रॉपर्टी की वहां पे एरर नहीं आएगी। तो अब आ जाए नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ये भी बहुत इजी है मेरा ख्याल है। वो आगे जिस वक्त पहली दफा ये सामने आया था उस वक्त शायद इतना इजी नहीं लोगों को लगा था, लेकिन वो आगे जिस वक्त प्रैक्टिस की है तो वो उस वक्त चीज़ जो है ना वो आसान होगी। तो सिंपल सी इसकी एग्जांपल इन्होंने वो दी हुई है। तो एक जो है ना वो हम बना लेते हैं बुक, इसकी टाइप जो है ना वो डिफाइन की है इन्होंने। अच्छा, आखिर बुक दोनों की जो है ना, लेट ऑथर इज इक्वल टू नेम स्ट्रिंग, और दूसरी प्रॉपर्टी इसको क्या दी है ने, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ वैल्यू के तौर पे लड़की है। ठीक है जी, ये एक ऑथर हमने टाइप बना ली, और अब हम एक टाइप बुक बना लेते हैं, और इसकी एक प्रॉपर्टी रखते हैं हम ऑथर, और ये होगी ऑफ टाइप ऑथर, और एक प्रॉपर्टी रख देते हैं पेजेस इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो ये एग्जांपल है नेस्टेड ऑब्जेक्ट की। ये ऑथर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी ये शेप होगी, उसके बाद एक बुक हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसकी ये शेप होगी। इसकी शेप के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऑथर नाम की, और वो ऑथर नाम की जो प्रॉपर्टी है वो इटसेल्फ एक और ऑब्जेक्ट है जो जिसकी टाइप ये हमने डिफाइन की हुई है। तो अब हमें अगर कोई बुक क्रिएट करनी है, लेट क्या करें, बुक कोई लर्न टाइप स्क्रिप्ट ही जो ना हम करते हैं। ये हमारी एक बुक है, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं कि ये आप एक बुक होंगी, और इसकी फिर आगे शेप जो है ना वो करेंगे। एक प्रॉपर्टी पहली इसकी आएगी ऑथर, और ऑथर की आगे जो है ना वो शेप होगी जिसके अंदर फर्स्ट नेम आएगा, सॉरी
ठीक है जिया खान, ये हमने ऑथर एक रख लिया, ये एक प्रॉपर्टी इसकी पूरी होगी, और दूसरी प्रॉपर्टी पेजेस की है, जो हम कह देते हैं 36 पेजेस है। ठीक है, तो अब ये देखें, अब इसकी सारी एरर्स जो है ना वो रिमूव हो गई हैं। और अगर मैं इसे नीचे करूं, तो अब आप देख लें कि ये एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। जो बुक है वो एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ये काफ़ी नेस्टिंग का लेवल जो है ना वो डीप जाता है। डीप मतलब कह लें कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, तो ये इस तरह जो है ना वो काफ़ी वो चला जाता है। एक्सेस उसी तरह ही होगा। अगर हमने जो है ना वो बुक के ऑथर का नाम जो है ना वो निकालना होगा, तो वो हम किस तरह निकाल सकते हैं? तो ऑथर का लास्ट नेम निकालना है, तो मुझे बताएगा? क्या मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे पास जो है ना लर्न टाइप स्क्रिप्ट के ऑथर का लास्ट नेम आ जाए? Sir, I think learn TypeScript dot author dot last name. ठीक है, लर्न टाइपस्क्रिप्ट डॉट ऑथर डॉट, ये देखिए ये खुद जो है ना वो बताता जाता है कि जिस चीज़ के अंदर जो है ना, मतलब अगर हम यहाँ पे थे तो इसने हमें बताया कि या हमारे पास ऑप्शन ऑथर की है या पेजेस की है। ऑथर हमने कर दिया, अगर हम पेजेस करते तो आगे हमें कोई ऑप्शन ना मिलती, लेकिन जो है ना हमने ऑथर कर दिया तो आगे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हम कोई भी इनमें से कर लेते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं, तो ये खान जो है ना ये इसने लास्ट में जो है ना वो दे दिया है, जो इसका लास्ट नेम जो है ना ये यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से नेस्टेड ऑब्जेक्ट भी इस तरह क्रिएट होती है, और नेस्टेड ऑब्जेक्ट की जो जो प्रॉपर्टी हमें एक्सेस करनी हो वो हम इस तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो गया। इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट्स, अच्छा, ये भी जो है ना वो उसी तरह ही जो है ना वो, मतलब समझ लें कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसमें नेस्टिंग नहीं है, लेकिन समझ लें कि ये दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड आपस में किया गया है। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए कोई अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल जो है ना मतलब एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये ठीक है। तो इन्होंने ये दो जो है ना दी हैं इंटरफेस, इनको हम यहाँ पे जो है ना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस स्टूडेंट एक दी है, जिसके अंदर जो है ना एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी ही है जो नंबर है, और एक नेम की प्रॉपर्टी है जो स्ट्रिंग है। इसी तरह एक टीचर नाम का जो है ना वो ऑब्जेक्ट का इंटरफेस है, जिसके अंदर टीचर अंडरस्कोर आईडी एक नंबर है, और टीचर अंडरस्कोर नेम जो है ना वो एक स्ट्रिंग है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन किस तरह बनाएंगे? हम इसको भी एक इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक इस तरह का बना लेते हैं। और सॉरी, इसने मेरे ख्याल है टाइप के थ्रू जो है ना वो किया है, टाइप सेक्शन ये टाइप में होता है, क्योंकि इक्वल डालना पड़ेगा ना, इक्वल के बगैर जो है ना ये वो होगा नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट एंड टीचर, अच्छा ये ऑब्जेक्ट जो है ना न्यू ऑब्जेक्ट इसको कर देते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वजह से एरर दे रहा था कि ऑब्जेक्ट जो वर्ड है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। मसलन आप किसी जगह पे भी अपने वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, टाइप नहीं रख सकते, इंटरफेस नहीं रख सकते। तो ये आपको जो है ना थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी कि जो जो है ना रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप नहीं यूज़ करेंगे। जो अभी एरर थी वो उसकी वजह से एटलीस्ट आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने अपने वेरिएबल का नाम ऑब्जेक्ट जो है ना वो नहीं रखना, या टाइप नहीं रखना, या इंटरफेस नहीं रखना, क्योंकि ये रिजर्व्ड है। ये जो है ना जो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट हैं ये इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं इंटरनली। तो फिर अगर आप अपने किसी वेरिएबल का नाम रख लेंगे तो वहाँ पे जो है ना टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये टाइप स्क्रिप्ट टाइप हमने ये कर दी।
और इसके अंदर एंड डालने का ये मतलब है कि ये जो नई ऑब्जेक्ट बनी है ये इंटरसेक्शन है इनका, सॉरी इंटरसेक्शन ही है, इंटरसेक्शन है इन दोनों टाइप्स का, दोनों इंटरफेसेस का, और इसके अंदर अब ये चारों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम कोई नई जो है ना वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट पर्सन इज ऑफ टाइप न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं, तो अब जब तक हम ये चारों देखें, इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी ऑप्शनल नहीं है, तो जब तक हम ये चारों प्रॉपर्टीज नहीं देंगे तो ये तब तक इस ऑब्जेक्ट की जो है ना वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होंगी। अभी ये दे रहा है कि ये जो है ना प्रॉपर्टीज मिसिंग होंगी, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट इसको असाइनेबल नहीं है और ये फॉलोइंग जो है ना वो चीज़ें जो है ना इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो पहले हम स्टूडेंट आईडी वाला ये जो है ना वो दे देते हैं, आईडी 3 है, और सॉरी बीच में ठीक है, अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि बाकी दोनों वो रहती हैं। टीचर आईडी 4 है, पर्सन के बजाय अगर हम इसका नाम न्यू क्लास कर दें, ठीक है, टीचर आईडी जो है ना वो 4 है, और टीचर नेम, अब ये जब हम इसको दे देंगे ये अब सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हमने जो नई टाइप क्रिएट की उसके अंदर हमने ऊपर वाली दोनों टाइप्स का इंटरसेक्शन करा दिया, जिसकी वजह से अब जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी जमा हो गई हैं, और जो नई ऑब्जेक्ट बनी है उसके अंदर वो चारों प्रॉपर्टीज जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं, और चारों वो रिक्वायर्ड हैं क्योंकि उनमें से ऑप्शनल कोई भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी थी इंटरसेक्शन टाइप्स।